हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप अकाउंट की सीरीज़ में आज की इस वीडियो पार्ट नंबर 5 है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसे पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि परिवर्तनशील पूंजी की अवस्था में कौन सी ऐसी मद है जो पूंजी में नहीं जोड़ी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है सामान्य संचय कोष, ऑप्शन नंबर बी है लाभ हानि खाते का शेष, और ऑप्शन नंबर सी है वसूली पर लाभ, और ऑप्शन नंबर डी है रोकड़ खाते का शेष। यानी कि जो रोकड़ खाते का हमारा शेष होता है इसको हम पूंजी में नहीं जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी की अवस्था में पूंजी अनुपात निकालने के लिए रोकड़ खाते का शेष पूंजी में नहीं जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। यानी किसी साझेदारी फर्म में जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाए या साझेदारी फर्म में जब कोई साझेदार मर जाता है तो जो भी पैसों का लाभ या हानि का जो बंटवारा होता है वो दिवालिया साझेदार या रिटायरमेंट साझेदार या मृतक साझेदार जो भी जैसा हो उनके साथ साथ पुराने साझेदार को भी लिया जाता है। ठीक है, यानी कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की जो राशि क्रेडिट की जाएगी वो मृतक सहित सभी साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ हानि के अनुपात में क्रेडिट की जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि साथ में उनको भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दिवालिया हो गए या वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले रहे हैं या वो मर गए हैं तो शेष साझेदार बाकी लाभ हानि अनुपात बांट लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको भी शामिल करके इसमें वो लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। उनके मरने के बाद जो भी राशि होती है उनके परिवार के उत्तराधिकारी को सौंप दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, साझेदारी का समापन अवश्य हो जाना चाहिए जब, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि उस समय साझेदारी की समाप्ति हो जानी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से दोस्तों पढ़ना है। साझेदारी का समापन पूछा है, साझेदारी फर्म की समाप्ति नहीं पूछी है। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि साझेदारी फर्म और साझेदारी की समाप्ति में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवसाय की हानि चल रहा हो तो, एक साझेदार के पागल हो जाने पर, एक साझेदार के गलत व्यवहार करने पर, एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि एक व्यवसाय के हानि चल रहा हो तो उस कंडीशन में फर्म का समापन या साझेदारी की समाप्ति नहीं होती है। किसी साझेदार के पागल हो जाने पर तब भी नहीं होती है। एक साझेदार के गलत व्यवहार करता हो तब भी नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब एक साझेदार जो है हमारा मृत्यु हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि जब एक साझेदार मर जाता है तो उस कंडीशन में साझेदारी की समाप्ति हो जाती है और पुराने साझेदार उसके हिस्से का लाभ या हानि दे करके नए पार्टनर की नियुक्ति करके अपने पुराने नाम से ही फर्म को चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब भी कोई ऐसी बात आ जाए कि बिना अनुबंध के जब कोई बात हो रही है तो इसका मतलब यही हुआ है कि सभी पार्टनरों ने साझेदारी संलेख को नहीं बनाया है और वो सभी, चाहे लाभ हो या प्रॉफिट हो, लॉस हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, वो हर एक सिचुएशन को अपने इक्वल रेशियो में यानी कि बराबर बराबर या समान अनुपात में बांटने के लिए रेडी हुए हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समान अनुपात में वो अपने बचे हुए लाभ या हानि को जो भी रहेगा उसको आपस में बांट लेंगे। ये कंडीशन तब लागू होगी जब वो किसी भी साझेदारी फर्म को चलाने के अनुबंध नहीं किए होंगे, तब, यानी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनी होगी तब ये काम किया जाएगा। अगर बनी होगी तो उस कंडीशन में उनके रेशियो में बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है,
एक फर्म के विघटन पर साझेदार के पत्नी से लिया गया ऋण को माना जाता है। यानी कि एक साझेदारी फर्म चल रही थी और फर्म का जब विघटन हो जाता है तो साझेदार से तो कुछ लिया गया रहा हो या न लिया रह गया हो, ये तो बात अलग है, लेकिन उसकी पत्नी से एक ऋण लिया गया है तो इसको क्या माना जाएगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए साझेदार से लिया गया ऋण, बी है बाहरी पक्ष का दायित्व, पूर्वाधिकार दायित्व, अन्य सभी अन्य ऋणों के भुगतान के बाद देय दायित्व। यानी कि साझेदारी फर्म से केवल और केवल जो साझेदारों का दायित्व होता है वही असीमित होता है और पत्नी जो है एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसलिए उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा बाहरी पक्ष का दायित्व। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पत्नी को क्या माना जाएगा, बाहरी पक्ष का दायित्व माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि फर्म के विघटन की स्थिति में अंत में पूंजी खाते किससे बंद किए जाते हैं। यानी कि जब फर्म की समाप्ति हो जाती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम वसूली खाता बनाते हैं और जो भी व्यापार की संपत्तियां होती हैं उसके मूल्य को हम डेबिट करते हैं और संपत्तियों को बेचने के बाद जो भी अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको वसूली खाते में हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हमारे फर्म की विघटन की स्थिति आ जाती है और अंत में जो पूंजी खाते बंद किए जाते हैं तो उसको बंद किससे किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वसूली खाते से, ऑप्शन नंबर बी है लाभ हानि खाते से और ऑप्शन नंबर सी है रोकड़ या बैंक खाते से, ऑप्शन नंबर डी है लाभ हानि समायोजन खाते से। तो खाते को पहले पढ़ लेते हैं कि किस किस कंडीशन में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। वसूली खाता तो फर्म के विघटन की स्थिति में बनाया जाता है और लाभ हानि समायोजन खाता यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसी नए साझेदार के प्रवेश होने पर या उसके रिटायरमेंट पर या उसके मर जाने पर। ठीक है, जब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है तो ये खाता बनाया जाता है। ठीक है, लाभ हानि खाते से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमारा रोकड़ या बैंक खाता शेष बच रहा है। ठीक है, यानी कि फर्म के विघटन की स्थिति में अंत में पूंजी खाते को किससे बंद किया जाता है। ठीक है, कैश से बंद किया जाता है या बैंक खाते से बंद किया जाता है दोस्तों। ठीक है, किससे, कैश से बंद किया जाता है या बैंक खाते से बंद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक फर्म के विघटन पर यदि ख्याति की राशि को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है तो इस कंडीशन में उसकी गणना किसके आधार पर की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि उसकी गणना की जाती है, बी है गणना नहीं की जाती है, सी है गणना की जाती है और वसूली खाते में जमा कर दी जाती है, डी है गणना की जाती है और साझेदारों के पूंजी खातों में सीधे जमा कर दी जाती है। दोस्तों बता दूं आपको कि जब एक फर्म का विघटन होता है और ख्याति की राशि को जब चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ख्याति की गणना नहीं की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उस समय क्या होता है कि उसकी गणना नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रश्न नंबर 8 है कि गार्नर बनाम मरे का मामला साझेदारों में निम्न अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने का संबंध रखता है। यानी कि गार्नर बनाम मरे का जो मसला हुआ था वो किसके रिलेशन से हुआ था, यानी कि कौन सा ऐसा मैटर हुआ था कि गार्नर बनाम मरे का विवाद आज पूरी दुनिया में फेमस है। तो वो हमारा मैटर ये हुआ था कि साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक तीसरे साझेदार के दिवालिया हो जाने पर जज ने उसमें यही फैसला दिया था कि बचे हुए साझेदार उसकी भरपाई कैपिटल के रेशियो में यानी कि पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, जब एक फर्म विघटित होती है तो वसूली खाते से प्राप्त लाभ या हानि साझेदारों में वितरित की जाती है। यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब एक फर्म का विघटन हो जाता है तो वसूली खाते से जो भी प्राप्त लाभ या हानि होती है उसको साझेदारों में किस अनुपात में वितरित किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि बराबर बराबर अनुपात में, बी है उनके पूंजी के अनुपात में, सी है लाभ बांटने के अनुपात में, डी है गार्नर बनाम मरे में सुझाए गए अनुपात में।
तो जब फर्म का विघटन हो गया यानी कि हमारी फर्म की समाप्ति हो गई है और फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको बेच दिया गया है, चाहे उनके बेचने के बाद हमको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो इस कंडीशन में कोई एक जो होगा उसको साझेदारी को किस अनुपात में बांटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि साझेदारी अनुबंध के अभाव में, यानी कि साझेदारी अनुबंध बनाया गया था तो इस कंडीशन में उनके लाभ बांटने के अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनके लाभ बांटने के अनुपात में, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस को साझेदारों में वितरित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, फर्म के समापन पर रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों को रोकड़ बांटी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब फर्म की समाप्ति होती है, अभी ये क्वेश्चन ऊपर ही था लेकिन आयोग फंसाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देता है। देखिए, फर्म की समाप्ति पर चाहे रोकड़ पूरी बांटी जाए, चाहे आंशिक रूप से बांटी जाए, चाहे 1/3 बांटी जाए या उसका कुछ हिस्सा बांटा जाए। ठीक है, तो जब भी फर्म की समाप्ति पर कैश को हम बांटते हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि इस कंडीशन में आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना है, सीधे सीधे उनका जो भी लाभ हानि का रेशियो था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लाभ हानि का जो भी हमारा रेशियो था जो हम बनाए थे उसी अनुपात में हम अपने प्रॉफिट को या लॉस को बांटेंगे, चाहे वो रकम आधी हो या पूरी हो, हमको इससे मतलब नहीं है। हम लोगों ने आपस में जो बैठ करके तय किया था प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रेशियो का, उसी अनुपात में होने वाले फर्म के लाभ और हानि को भी उसी अनुपात में बांटेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में, देखिए यहाँ पर बात हो गई है कि विपरीत अनुबंध के अभाव में, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया है, पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया गया है। आगे पढ़ते हैं, साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर जो भी लाभ हुआ है उसको पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किस अनुपात में किया जाता है दोस्तों, तो उसको हम जो है अनुपात में करते हैं, समान अनुपात में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब विपरीत की बात आ जाती है तो अक्सर में यही होता है कि समान अनुपात में उसको हम रेशियो में बांट लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, साझेदारी जब भंग हो जाती है, यानी कि जब साझेदारी समाप्त होती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि साझेदारी फर्म की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ साझेदारी की बात हो रही है कि जब साझेदारी भंग की जाती है तो ख्याति खाते को बंद किया जाता है, किसमें हस्तांतरित करके। ठीक है, तो ख्याति खाता किसमें बंद किया जाता है, तो जब साझेदारी भंग हो जाती है तो उस कंडीशन में, तो साझेदारी जब भंग की जाती है तो ख्याति खाते को बंद किया जाता है हस्तांतरित करके, तो उसको हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाते में। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब दायित्व के मूल्य में जो कमी होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। यानी कि जब एक साझेदार अपनी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसके लायबिलिटी में, यानी कि उसकी दायित्व के मूल्य में जो कमी होती है उसको कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों, तो उसको क्रेडिट लाभ हानि समायोजन खाते में। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दायित्व के मूल्य में जो कमी आती है तो उसको हम जो है लाभ हानि समायोजन खाते में क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गार्नर बना मरे विवाद में कौन साझेदार दिवालिया था। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सा ऐसा साझेदार था जो गार्नर बना मरे के अलावा था, यानी कि तीसरे पार्टनर का हमारा क्या नाम था, तो तीसरे पार्टनर का नाम हमारा था विलिंग्स। ठीक है, तीसरे पार्टनर का जो हमारा नाम था वो विलिंग्स था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, विलिंग्स। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, पुराने टाइम में कई बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है, जो पेपर बीत चुका है, कि ऐसे वो उस पार्टनर का नाम बताइए जो गार्नर बनाम मरे नियम में वो दिवालिया हो गया था, जिसकी वजह से पूंजी के अनुपात में उनकी भरपाई की गई थी पुराने साझेदारों के द्वारा। तो विलिंग्स उस पार्टनर का नाम था और ये मसला जो हुआ था वो 1903 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था अपने इंग्लैंड में। ठीक है,
इंग्लैंड में हुआ था, 1903 में इंग्लैंड में हुआ था, और कैपिटल रेशियो में इसको बांटने का जज ने फैसला दिया था, कैपिटल रेशियो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, यदि एक साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है, तब पुराने साझेदारों में ख्याति इस प्रकार बांटी जाती है। यानी कि किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय जब वो ख्याति की रकम लाता है और उस कंडीशन में जब ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदार में ख्याति इस प्रकार बांटी जाएगी। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नए लाभ बांटने के अनुपात में, बी है पुराने लाभ बांटने के अनुपात में, सी है त्याग के अनुपात में, और डी है पूंजी के अनुपात में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि त्याग के अनुपात में उसको हम बांटेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि पुराने साझेदार जो है नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति की रकम को पुराने साझेदार सैक्रिफाई रेशियो में बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का डेबिट शेष हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसके डेबिट शेष को कहाँ पे हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वसूली खाते में, बी है संचित खाते में, सी है पुनर्मूल्यांकन खाते में, और डी है साझेदारों के पूंजी खाते में। जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो सबसे पहले हम वसूली खाते को बनाते हैं, संचित खाते से हमको कोई मतलब नहीं है, और पुनर्मूल्यांकन खाता उस कंडीशन में बनाया जाता है जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करे, प्रवेश करे, या कोई पार्टनर मर जाए, दिवालिया हो जाए, या पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है, तो उस कंडीशन में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। यानी कि जो ये राशि होती है, जो ये राशि डेबिट की जाएगी, ये साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट की जाएगी। ठीक है, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा, तो साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, एक फर्म के समापन पर न लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि को दिखाया जाता है। यानी कि जब फर्म की समाप्ति होती है तो सबसे पहले हम कौन सा खाता बनाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम वसूली खाता बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, वसूली खाता बनाया जाता है। ठीक है, वसूली खाता बनाया जाता है। तो फर्म के समापन पर न लिखी गई संपत्ति या लिखी गई संपत्ति को जो उसकी राशि वसूल की जाती है उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, तो उसको हम दिखाते हैं वसूली खाते में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जब नया साझेदार पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है तो आखिर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, किसके लाभ के लिए। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुराने साझेदारों के हित के लिए, ऑप्शन नंबर बी है नए साझेदार के लाभ के लिए, ऑप्शन नंबर सी है नए व पुराने साझेदार के पारस्परिक लाभ के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है उन पुराने साझेदारों के हित के लिए जो त्याग कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है तो पुराने साझेदार फर्म की दायित्वों और संपत्तियों का मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि नया जो पार्टनर आया है उसको पार्टनरशिप में आने से कोई भ्रम पैदा ना हो कि मेरे आने के बाद फर्म के दायित्वों को या संपत्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है या कम मूल्य पर दिखाया गया है। तो इसी स्थिति से बचने के लिए वो सभी साझेदार जो पुराने साझेदार होते हैं वो फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा कि नए वो पुराने दोनों साझेदार के पारस्परिक लाभ के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा कि नए व पुराने साझेदार के पारस्परिक लाभ के लिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो इसको आप शेयर भी कर दो। ठीक है, इतना करने से आपके मेरे को मोटिवेशन मिलता है और बहुत मज़ा आती है वीडियो को क्रिएट करने में। ठीक है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और अभी के अभी शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 है, अधिकतम साझेदारों की
की संख्या का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यानी कि साझेदारी में जो साझेदारों की संख्या अधिकतम होती है वो 50 होती है। कितनी होती है दोस्तों वो 50 होती है। और मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम 2 होती है। तो ये 50 की जो हमारी संख्या है ये किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी है संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारी पार्टनरशिप में जो पार्टनरों की संख्या के बारे में बताया गया है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसकी संख्या को निर्धारित किया गया है। इसकी मैक्सिमम संख्या को निर्धारित किया गया है कि पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम संख्या 50 होगी और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या 10 होगी और दोनों में जो न्यूनतम संख्या है वो 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना या अधिनियम कब पारित हुआ था। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। देखिए क्वेश्चन के तरीके पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछ रहा है। फिलहाल जो वीडियो में क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया का अधिनियम कब पास हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1988 में हुई थी। अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछ देता कि भारतीय प्रतिभूति या प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, यानी कि सांविधिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था और लीगली रूप से वो अपना काम करने लगी थी, तो वो सन था 1992 का। ठीक है, 1992 का। स्थापना हमारी 1988 में हुई थी और सांविधिक रूप से जब उसको वैधानिक दर्जा मिला था तो वो सन था हमारा 1992 का। दोस्तों कितना था, 1992 का। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो 1988 होगा। ठीक है, 1988 में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना, ठीक है, अधिनियम पास हुआ था। तो इसी के साथ आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।